सियाचिन, जहां कदम कदम पर मौत सफेद रंग में पाई जाती है, जहां का टेम्परेचर -30 से -50 तक गिर जाता है। 70 मील फी घंटा की रफ्तार से चलते बर्फानी तूफान इंसान को चंद लम्हों में फ्रीज कर देते हैं। तलवार की धार से ज्यादा तेज नोकीली बुलंदियां। ऐसे इंसान दुश्मन माहौल में कुछ जांबाज जो अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन से टकरा गए। जहां सिर्फ इंसान नहीं, मौसम भी एक जानलेवा दुश्मन हो, ऐसे माहौल में उन जांबाजों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था, जिनके कारनामे आज भी दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर देते हैं। ऐसे ही कुछ जांबाजों की सच्ची दास्तान। Let's go. सियाचिन। जनरल मेहता जानता था कि पाकिस्तानियों ने उस इलाके की अहमियत और लाहक खदशात का तदारुक आज से 3 साल पहले 1986 में करते हुए सल्तोरो पहाड़ी सिलसिले पर 2 पोस्टें कायम की थीं, और ये कार्रवाई अचानक ही नहीं, बेहद खुफिया भी थी। उसकी फौजों की अहलियत का ये हाल था कि 1979 तक उन्हें छुमिक ग्लेशियर पर कायम पाकिस्तानी पोस्टों और उन पोस्टों को सप्लाई पहुंचाने के लिए बनाए गए बंदोबस्ती अड्डों का इल्म ही न हो सका। फरवरी 1989 के आखिरी दिनों में अचानक ही उनके हेलीकॉप्टरों ने ये इत्तला देकर उन्हें परेशान कर दिया, जिसके बाद से आए रोज वहां एक दूसरे के साथ गोलों का तबादला करते रहते। जनरल अशोक मेहता ने दोबारा दोनों पाकिस्तानी पोस्टों के निशान पर रखे ब्लॉक्स पर छड़ी मारते हुए कहा, लुक मिस्टर मल्होत्रा, मुझे इन दोनों पोस्टों पर इंडियन आर्मी का कब्जा हर सूरत चाहिए, भले इसके लिए कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। ब्रिगेडियर मल्होत्रा ने तन कर जवाब दिया, ऑल राइट सर। जनरल ने उसकी आंखों में बराह रास्त झांकते हुए कहा, जनूब मशरिक में इस चोटी की बुलंदी 22,000 फुट है। तुम्हें इस चोटी तक पहुंचना है। इस तरह तुम शुमाली हिस्से में मौजूद उनकी 18,000 फुट बुलंद पोस्ट के सिरे पर बैठ सकते हो। उसने आखिरी और फैसला कुन लहजे में बात खत्म कर दी, डू इट। ब्रिगेडियर मल्होत्रा का स्टाफ ऑफिसर कोने की एक टेबल पर गर्म मशरूबात सजा चुका था। जनरल मेहताब उसकी तरफ बढ़ रहा था। बोला, मैं तुम सबको फतहमंद देखना चाहता हूँ। उसने कॉफी का मग पकड़ते हुए वहां मौजूद अफसरान की तरफ देखा। ब्रिगेडियर मल्होत्रा ने कहा, यू गॉट इट सर। शाम तक का वक्त जनरल अशोक मेहता ने उनके साथ गुजार कर उन्हें मुमकिना बंदोबस्त की तफसीलात बताई, और शाम ढलने पर वो जिस तरह आया था उसी तरह दोनों गनशिप हेलीकॉप्टरों के जुलूस में वापस चला गया। ब्रिगेडियर मल्होत्रा ने उस रात से जनरल अशोक मेहता के अहकामात पर अमल करने की ठान ली। रात ढलने पर उसने 5 भारतीय जवानों को एक कैप्टन की कमांड में खुसूसी हिदायत देकर जनरल अशोक मेहता के प्लान करदा मंसूबे के मुताबिक रवाना कर दिया। मौसम और बर्फानी तूफान जिसकी वजह से 5-10 फुट दूर तक भी कुछ सुझाई न देता था, ऐसे मौसम का फायदा उठाकर भारतीय फौज ने अगले 3-4 रोज में ग्यांगला पर कायम अपने इंतजामी कैंप से आगे 22,000 फुट बुलंद चोटी के जुनूब मशरिक में एक कैंप गंगा कायम कर लिया। अप्रैल के आखिर तक भारतीय उस गंगा कैंप में पाकिस्तान पर हमले के लिए सामान जमा करते रहे। पाकिस्तानी पोस्टों पर हमले का वक्त कारगर और इमदादी फायर हासिल करने के लिए वो अपनी एक मार्टर बैटरी उस इलाके में ले आए थे। गंगा बेस में मौजूद मार्टर बैटरी ही पर उन्होंने इन्हिसार नहीं किया था। वो ग्यांगला सेक्टर में मौजूद अपनी मीडियम तोपें और जिंग रूलमा में मौजूद स्वीडन की बड़ी बोफोर तोपें भी उस हमले के लिए मुख्तस कर चुके थे। गंगा बेस और पाकिस्तानी पोस्टों के दरमियान हायल पहाड़ी सिलसिले की वजह से उनकी नक्लो हरकत पाकिस्तानी दीदबानों को दिखाई नहीं देती थी। उस कमजोरी का फायदा उठाकर उन्होंने एक तरफ तो पाकिस्तानी पोस्टों को मसरूफ रखने के लिए छुमिक ग्लेशियर पर कायम बंदोबस्ती अड्डों पर तोपखाने की शदीद गोलाबारी शुरू करवा दी, और दूसरी तरफ गंगा बेस से 22,000 फुट बुलंद चोटी की तरफ बढ़ना भी शुरू कर दिया। दुश्मन की मुसलसल और भारी तोपों से होने वाली गोलाबारी को मामूल की गोलाबारी नहीं समझा जा सकता था। मार्च के आखिरी हफ्ते से अप्रैल के दरमियानी हफ्ते तक दुश्मन वक्फे से पाकिस्तानी पोस्टों और बंदोबस्ती कैंपों पर गोलाबारी कर रहा था, जिससे उसके अज़ाइम वाज़े होने लगे, और ये अंदाजा लगाया गया कि भारतीय फौज पाकिस्तानियों को मसरूफ रख कर कोई खुफिया कार्रवाई उस गोलाबारी की आड़ में करना चाहती है। धोखे की उस चाल का जायजा लेने के लिए पाकिस्तानी ब्रिगेडियर कमांडर ने इंतहाई खतरनाक फैसला कर लिया था। 16 अप्रैल को तमाम एहतियातें बालाए ताक रख कर पाकिस्तानी ब्रिगेड कमांडर ने हेलीकॉप्टर के जरिए 22,000 फुट की बुलंदी पर जाकर खुद हालात का जायजा लेने का फैसला कर लिया।
और गंगा बेस के इलाके पर परवाज करते हुए भारतीयों की कार्रवाई नोट कर ली। पाकिस्तानी ब्रिगेड कमांडर ने देखा भारतीयों ने उस गोलाबारी की आड़ में और पाकिस्तानी पोस्टों के दरमियान पहाड़ी सिलसिले की वजह से नकलो हरकत नजर न आने का फायदा उठाते हुए चोटी तक जाने वाले पहाड़ी सिलसिले पर 5 पोस्टें गंगा साधु, आगरा 1, आगरा 2 और MG पोस्ट कायम कर ली थी और अब वो उन पोस्टों से आगे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी की तरफ पेशकदमी कर रहे थे। उन्होंने ब्रिगेड कमांडर के हेलीकॉप्टर पर मुसलसल फायरिंग की, लेकिन मशाक और दलेर पायलट अपना हेलीकॉप्टर बचा कर ले गया। सूरत हाल अलार्मिंग थी। भारतीयों ने अपनी नकलो हरकत दिखाई न देने का भरपूर फायदा उठाते हुए पोजीशन बड़ी मजबूत कर ली थी और अब वो बुलंद तरीन चोटी से बमुश्किल चंद घंटों की मुसाफत पर थे। ये वक्फा ऐसा मुख्तसर था कि पाकिस्तानी फौज का भारतीयों से पहले चोटी तक पहुंचना मुमकिन दिखाई नहीं देता था। ब्रिगेड कमांडर की रिपोर्ट ने सूरत हाल की संगीनी का सबको शिद्दत से एहसास दिला दिया। उधर दुश्मन की जारहियत को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई का फैसला किया गया, क्योंकि एक मर्तबा अगर वो 22,000 फुट बुलंदी पर अपनी पोस्ट कायम कर लेते तो उन्हें वहां से वापस भेजना मुमकिन नहीं था। इत्तला मिलते ही कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल इमरान पहुंच गए। फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरिया मेजर जनरल अयाज अहमद और ब्रिगेडियर रियाज बुखारी के साथ उन्होंने सलाह मशवरे के बाद फैसला किया कि भारतीयों को 22,000 फुट बुलंदी पर मौजूद उस चोटी पर पहुंचने से रोकने के लिए फौरी तौर पर भारतीय पोस्टों साधु और MG के दरमियान मौजूद सैडल पर कब्जा कर लिया जाए। इस तरह भारतीयों की पेशकदमी रोकना शायद मुमकिन हो जाए। सैडल तक पहुंचना भी कारे दारत था। ये रास्ता इंतहाई खतरनाक, पेचीदा और बिल्कुल अजनबी था। मौसम की हौलनाकियां उससे सिवा थीं। कदम कदम पर गहरी और अंधी खाइयां इंसानी वजूद निगलने के लिए अपने मुंह फाड़े मौजूद थी और इस बात का इम्कान भी पाया जाता था कि भारतीयों को उनकी नकलो हरकत की खबर हो जाएगी और 2 पोस्टों के दरमियान घेरे में आने वाले उन जांबाजों के लिए फिर कोई राह बाकी नहीं बचेगी। उन तमाम खतरात के बावजूद उस मुहिम जुई का फैसला कर लिया गया। कैप्टन कौसर हबीब की सरकर्दगी में लेफ्टिनेंट नवीद और 10 जवानों पर मुश्तमिल एक जमात को हुक्म दिया गया कि वो सैडल की तरफ पेश कदमी करे और इंतजामी कैंप कायम कर ले। 16 अप्रैल की शाम को इस इंतहाई खतरनाक सफर का आगाज हुआ। कैप्टन कौसर और उनके साथियों ने अपनी जानें हथेली पर रखकर अपने इंतजामी कैंप से आगे 17 अप्रैल तक 17,000 फुट की बुलंदी पर एक के बाद एक 3 कैंप कौसर 1, कौसर 2 और कौसर 3 कायम कर लिए और इंसानी अज़्म हिम्मत की लाजवाल मिसाल कायम कर दी। कैंप K3 सैडल के दामन में कायम किया गया और कैप्टन कौसर को खिराज तहसीन अदा करने के लिए ही उस कैंप का नाम उनके नाम से मंसूब किया गया। अब एक और इंतहाई खतरनाक मुहिम का आगाज हुआ। उस कैंप से पहाड़ पर मौजूद सैडल तक पहुंचने के लिए 80 डिग्री की इंतहाई खतरनाक और उमूदी चढ़ाई थी। ये उमूदी चढ़ाई बर्फ की एक दीवार थी। पाकिस्तानी जवानों ने बर्फ की उस दीवार पर कील ठोंक कर रस्सों की मदद से सैडल तक पहुंचना था। इंसानी इख्तियार और बस में मौजूद तमाम तर तवानाइयों को बरूए कार लाकर भी अगले 3 दिनों में सैडल तक पहुंचना मुमकिन नहीं था, जबकि भारतीय फौजें मुसलसल चोटी की तरफ बढ़ रही थीं। हालात लम्हा बलम्हा नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर रहे थे। बेकरारी बढ़ रही थी, तशवीश में इजाफा हो रहा था। मुस्तरिब अफसरान और दुश्मन पर टूट पड़ने के लिए बेचैन जवान इस बात का तसव्वुर भी नहीं करना चाहते थे कि दुश्मन उन्हें जेर करने की पोजीशन में आ जाए। K3 से एक और कोशिश सैडल तक पहुंचने के लिए की गई और पाक फौज के 3 सरफरोश जाले नामूस वतन पर कुर्बान होने के लिए आज़िम सफर हुए। अभी वो सैडल से दूर ही थे जब अचानक एवलांच बर्फानी तूफान ने उन्हें आ लिया। ये तूफान अपने साथ सैकड़ों मन भारी बर्फ के तोदे भी लेकर आया था। कुदरती आफात के आगे इंसानी हिम्मत की लाजवाल कहानियां लिखकर पाकिस्तानी फौज के 3 शेरदिल कप्तान कैप्टन जावेद, कैप्टन फैयाज और कैप्टन जिलानी सैकड़ों मन वजनी बर्फानी तोदों के नीचे दबकर अपनी जान आफरीन को सौंप गए। राह हक के ये शहीद नौजवान थे। जिंदगी की तमाम रानाइयां अपने साथ लिए जी रहे थे। उनकी सजीली जवानियां दिफाए वतन पर कुर्बान हो गईं, क्योंकि वो दुश्मन की बर्तरी का एक लम्हे के लिए भी तसव्वुर न कर सकते थे। जमीनी रास्ते से सैडल तक पहुंचना मुमकिन न था। फजाई रास्ता इख्तियार करने का फैसला हुआ और हेलीकॉप्टर के जरिए जवानों को सैडल पर उतारने की कोशिश की गई, लेकिन अजाबनाक मौसम और मुनासिब जगह न होने के सबब ये कोशिश भी कामयाब न हो सकी। 19 अप्रैल को सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन हो गई। लड़ाई नतीजा खेज मरहले पर पहुंच गई थी और पाकिस्तानी जवानों को अभी तक सैडल तक पहुंचाना भी मुमकिन नहीं हुआ था। अब जो कुछ भी होना था सिर्फ चंद घंटों में हो जाता। खामोश रहकर सूरत हाल को देखा नहीं जा सकता था। हर लम्हा कीमती और जानलेवा होता जा रहा था।
उस मरहले पर दुनिया की जंगी तारीख का इंतहाई खतरनाक फैसला किया गया। मेजर जनरल अयाज, ब्रिगेडियर बुखारी, लेफ्टिनेंट कर्नल नकवी और आर्मी एविएशन के फ्लाइट कमांडर मेजर हसनैन मेहदी के दरमियान उस नाजुक मरहले पर होने वाली मीटिंग में हेलीकॉप्टर की स्लिंग से बांधकर जवानों को 2000 फुट की बुलंदी पर उतारने का फैसला किया गया। 9A के रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल नकवी और आर्मी एविएशन के फ्लाइट कमांडर मेजर हसनैन मेहदी थोड़ी देर के बाद मेजर जनरल अयाज से अहकामात वसूल करने के बाद पाकिस्तान आर्मी की शुजातों, कामरानियों और पाकबाजियों की एक नई तारीख रकम करने का अज़म बिलजज़म लिए 11 पोस्ट से बाहर आ गए। तारीख ने उस नाजुक मरहले पर उनका इंतखाब जिस कारहाय नुमाया के लिए किया था, बज़ाहिर वो इंसानी इख्तियार से बाहर की बात थी। इस बात का इल्म उन पेशावर अफसरान को भी था कि गोश्त पोस्ट के इंसान अपने तजुर्बे, ताकत और तरबियत की बुनियाद पर ऐसे काम नहीं कर सकते। अलबत्ता यकीन कामिल और कुव्वत ईमानी से ऐसे करिश्मे जरूर अंजाम पा जाते हैं। करिश्माती कुव्वतों के हामिल ये अफसरान एक ऐसा ही कारहाय नुमाया अंजाम देने जा रहे थे। 9A के रेजिमेंट के कर्नल नकवी ने अपने जवानों को इकट्ठा किया और हाई कमान के फैसले से आगाह करते हुए बताया कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग के इस फैसले को उन्हें हर कीमत पर अमली जामा पहनाना है। वहां मौजूद तमाम अफसरान और जवानों ने आगे बढ़कर अपने नाम रज़ाकाराना तौर पर उस जानकुन मुहिम के लिए पेश कर दिए। शानदार अस्करी रिवायात की हामिल 9A के रेजिमेंट के शेरदिल जाले ज़ौक़े जिहाद और शौक़े शहादत से मतवाले हुए जाते थे। उनके पास फातिहाना मुहिम्मात की एक तारीख थी। 1971 और 72 में उन्होंने वादी अलीपा में भारतीयों के दांत खट्टे किए थे। आज फिर वो अपनी रिवायात दोहराने जा रहे थे। कमांडिंग अफसर का इंतखाब तो और था, लेकिन उससे पहले सैडल तक जमीनी रास्ते से जाने की कोशिश करने वाले लेफ्टिनेंट नवीद के हिस्से में ये सादत कातिब तकदीर ने पहले से लिख दी थी। उनका जज्बा ईसार सब पर बाजी ले गया। लेफ्टिनेंट नवीद और नायक याकूब, जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप से थे, इस मुहिम के लिए सरफराज हुए। आर्मी एविएशन के कैप्टन सहगल और कैप्टन ज़िया को दूसरी तरफ से मुंतखब किया गया और बज़ाहिर इंसानी अक्ल के अहाते में न आने वाले अजीम तरीन कारनामे की अंजामदही के लिए तैयारियां शुरू हो गईं। दुश्मन फौज की मौजूदगी में आर्मी एविएशन के पायलट उन जालों को अपने हेलीकॉप्टरों की स्लिंग से बांधकर 22,000 फुट की बुलंदी पर उतारने जा रहे थे। 19 अप्रैल की सुबह 9:30 पर दिल की गहराइयों से निकलती, लरसते होंठों से अर्श मौला तक पहुंचती दुआओं के जिलों में कमांडर कैप्टन सैगल और मावन पायलट कैप्टन ज़िया ने अपने चॉपर की स्लिंग से लेफ्टिनेंट नवीद को बांधा और फजा में बुलंद होने लगा। दर्जा हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड था। बर्फीली हवाओं का सीना चीरते 70 मील फी घंटा की रफ्तार से परवाज करते हेलीकॉप्टर से रस्सी से बंधे लेफ्टिनेंट नवीद को बर्फीली हवाओं के थपेड़े मुंजमद किए जा रहे थे। कैप्टन सैगल को एक ही फिक्र दामनगीर थी कि इस अजाबनाक मौसम में क्या पाकिस्तान आर्मी का ये नौजवान लेफ्टिनेंट जिंदा रह पाएगा। चंद सेकंड गुजरने पर वो अपने हेलीकॉप्टर की स्लिंग मिरर से लेफ्टिनेंट नवीद को देख लेता था। एक मरहले पर तो उसका दिल धक से रह गया जब उसने अक़बी शीशे में देखा कि नवीद बेहिस्सो हरकत है। सैगल तब यही समझे कि खुदा न खास्ता नवीद मुंजमद हो गया है, लेकिन वहां सिर्फ फौज का नहीं, दिलों का मजबूत रिश्ता भी कायम था। सहगल के इस कलबी इस्तराब को स्लिंग से बंधे नवीद ने महसूस करते हुए अपने चेहरे से जैकेट का हुड उठाने के लिए हाथों को हरकत देकर मुतमईन कर दिया। 9:35 पर लेफ्टिनेंट नवीद को 21,800 फुट की बुलंदी पर मौजूद उस चोटी के दामन में एक बड़ी चट्टान के नजदीक उतार दिया गया। 5 मिनट के बाद SSG के नायक याकूब को भी उनके नजदीक उतार दिया गया। दोनों जांबाजों को 16,000 फुट बुलंदी से उठाकर करीबन 22,000 फुट बुलंदी पर उतारा गया था। 8,000 फुट बुलंदी का फर्क फौरन उनके जिस्म और दिमाग पर असरअंदाज होने लगा। ऑक्सीजन की कमी और अचानक इतनी ज्यादा बुलंदी पर उतरने से उनको शदीद सरदर्द का आरिजा लाहक हो गया, लेकिन वो तमाम इंसानी जज्बात और तकालीफ से मुबर्रा थे। पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी वहां से मजीद 350 फुट बुलंद थी। ये एक उमूदी बर्फीली दीवार थी जिसे उबूर करके पहाड़ की चोटी को सर किया जा सकता था। बर्फीली और नोकदार चट्टानों पर अपने कदम जमाने के बाद दोनों ने खुद को नॉर्मल करने के लिए इंसानी बिसात की हद तक हर मुमकिन कोशिश कर डाली। दोनों ने आधे घंटे की मसाई से एक चट्टान की ओट में अपनी पोजीशन बनाई और लेफ्टिनेंट नवीद ने आंखों से दूरबीन लगाकर सामने हालात का जायजा लिया। उन्हें चोटी तक पहुंचने के लिए एक खतरनाक बर्फानी दीवार उबूर करनी थी। वहां से भारतीयों की पोजीशनें तो दिखाई नहीं देती थी, लेकिन वो भारतीय जरूर दिखाई दे रहे थे जो चोटी पर कब्जा करने के लिए ऊपर आ रहे थे।
نوید نے اندازہ لگا لیا کہ ان کا فاصلہ چوٹی سے قریباً 40-50 میٹر ہی رہ گیا ہے۔ یہ صورتحال اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ یہاں اس لیے نہیں آئے تھے کہ دشمن کو آسانی سے چوٹی پر قابض ہونے دیں، انہیں دشمن کو روکنا تھا، خواہ اس کے لیے اپنی جان کی قیمت ہی کیوں نہ چکانی پڑتی۔ ابھی نوید یہ کچھ سوچ ہی رہے تھے جب اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ دونوں نے سامنے چوٹی کی طرف دیکھا جہاں سفید آسمان اب سیاہی مائل ہو رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگلے چند منٹ کے بعد ہی یہاں شدید برفانی طوفان آنے والا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آنکھوں پر سیاہ اینکیں ہونے کے سبب وہ ایک دوسرے کے جذبات کو نہ جان سکے، لیکن ایک دوسرے کے اضطراب کو محسوس کر سکتے تھے۔ نوید نے اندازہ لگایا انہیں وہاں پہنچے ابھی بمشکل 40 منٹ ہی گزرے تھے جب موسم اپنی تمام تر قہرناکیوں کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ دونوں سنبھل کر بیٹھ گئے۔ برفانی طوفان نے شدت اختیار کر لی اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ دونوں کو اس صورتحال میں یہ اطمینان ضرور حاصل تھا کہ اب اگر وہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو اس طوفان میں دشمن کے لیے بھی اپنی جگہ سے جنبش کرنا ممکن نہیں رہا۔ انہیں اب زندہ رہنے کے لیے اپنے آپ سے ایک طویل جنگ لڑنی تھی اور اس جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ لیفٹیننٹ نوید نے اپنے ساتھی کا حوصلہ بڑھایا۔ دونوں کو اپنی ذمہ داری اور اس مشن کی عظمت کا احساس تھا جس کے لیے وہی نہیں ہیلی کاپٹر کے پائلٹ بھی جان پر کھل گئے تھے۔ ان کی آمد کے پون گھنٹے کے بعد ہی قدرت نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا۔ اس لمحے لیفٹیننٹ نوید کو وہ بات یاد آ گئی جو اسے بچپن میں کسی بزرگ نے کہی تھی کہ آزمائش اللہ کی سنت ہے۔ لاشعور کے کسی گوشے میں محفوظ اس بات نے اس کا حوصلہ دو چند کیا۔ نائک یعقوب کمانڈو تھے۔ ان کو تربیت ہی ایسے خطرناک حالات میں اپنے حواس قائم رکھنے کے لیے دی گئی تھی۔ دونوں نے خود کو نارمل رکھنے کے لیے ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانا شروع کیا۔ دونوں احساس ذمہ داری سے زندگی اور موت کا معرکہ لڑ رہے تھے اور طوفان کی شدت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سارا دن اور ساری رات طوفان کی نظر ہو گئی۔ امید تھی کہ اگلا دن نارمل ہوگا، لیکن اگلے دن برفانی طوفان کا قہر اور بڑھ گیا اور بڑھتا چلا گیا۔ یہ طوفان 2 دن مسلسل جاری رہا۔ ان 36 گھنٹوں میں ان کا زندہ رہنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اسی دوران دونوں نے آنکھیں نہیں جھپکی تھیں۔ وہ تھے ایک برفیلی چٹان تھی، ان کے ناقابل تسخیر عزائم تھے اور اللہ کی نصرت جو ان کے ساتھ شامل حال تھی۔ نوید کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا۔ وہ اپنے پاس موجود چاکلیٹ زبردستی اپنے ساتھی کو کھلاتے رہے، بار بار اس کی خیریت دریافت کرتے رہے، حالانکہ نائک یعقوب کو خود سے زیادہ ان کی فکر دامنگیر تھی کیونکہ جسمانی طور پر وہ زیادہ مضبوط تھے۔ لیکن تھان پان سے اس لفٹین نے جس پامردی سے 36 گھنٹے بسر کیے وہ نائک یعقوب کی زندگی کا کبھی نہ بھولنے والا تجربہ بن چکا تھا۔ ان کے برعکس بھارتی فوجیں وہاں 6 دن سے قیام پذیر تھیں۔ بھارتیوں نے خود کو موسمی حالات کے مطابق 6 دنوں میں ڈھال لیا تھا اور اپنے حفاظتی خیمے بھی گاڑ رکھے تھے۔ ان خیموں میں موجود گرم بستروں میں دبک کر وہ زیادہ آسانی اور سہولت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ بھارتیوں نے پاکستانی ہیلی کاپٹر سے انہیں اترتے تو ضرور دیکھا تھا، لیکن وہ اس بات کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ 56 گھنٹے کے طویل طوفان کے بعد دونوں زندہ بچے ہوں گے، کیونکہ ان 36 گھنٹوں میں ان تک کسی بھی مدد کا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ ہیلی کاپٹر کی پرواز کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا اور پہاڑ کی جس اونچائی تک انہیں ہیلی کاپٹر نے 35 منٹ میں پہنچا دیا تھا وہاں پیدل فوج کا اگلے 1 ہفتے میں پہنچنا بھی ممکن نہیں تھا۔ بھارتی ہراول دستوں کے کمانڈر نے جب اپنے کمانڈنگ آفیسر کو وائرلیس پر بتا دیا کہ 2 پاکستانی ان کے سامنے 22,000 فٹ کی بلندی پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے اتر چکے ہیں تو انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اطلاع ملنے پر بھارتی کمانڈنگ آفیسر نے ہراول دستوں کے کمانڈر سے ہنستے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے موسمی حالات نے تمہارے ذہن پر بھی اثر ڈالا ہے۔ ہراول دستے کے کمانڈر کو نہ جانے کیوں اس مرحلے پر اپنے کمانڈنگ آفیسر کا یہ لطیفہ پسند نہ آیا۔ وہ بولا، نو سر، ابھی تو ایسا کچھ نہیں۔ کمانڈنگ آفیسر کے لہجے کا طنز برقرار تھا۔ بولا، آل رائٹ، فکر نہ کرو، تم اپنا کام جاری رکھو اور جب ان کا چاپر دوسرے جوانوں کو لے کر آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ ہراول کے کمانڈر نے بڑے غصے سے اوکے سر کہا۔ اس کا خون کھولنے لگا تھا کہ اس کے کمانڈنگ آفیسر نے اس کی بات پر یقین کرنے کے بجائے اسے مذاق سمجھا اور اس کا تمسخر اڑایا، لیکن جلد ہی وہ نارمل ہو گیا۔ اس نے سوچا اگر وہ خود کمانڈنگ آفیسر کی جگہ ہوتا اور ان حالات میں اسے کوئی ایسا پیغام ملتا تو وہ بھی پیغام دینے والے کی اس حالت پر ضرور شک کرتا، کیونکہ ایسے برفانی علاقے میں اتنی بلندی پر جہاں ہر دوسری چٹان انسان اور اس کی بنائی ہر مشین کو نگلنے کے لیے منہ پھاڑے کھڑی تھی، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی ہیلی کاپٹر 22,000 فٹ کی بلندی پر کسی جوان کو اپنی سلنگ سے باندھ کر اتار دے۔
उस इलाके में गुज़श्ता 3 माह से खिदमात अंजाम देने वाले कमाऊं रेजिमेंट के उस कप्तान को इल्म था कि 70 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ने वाले हेलीकॉप्टर से अगर किसी इंसान को -40 दर्जे सेंटीग्रेड बर्फीले मौसम में बांध कर परवाज की जाए और वो इंसान गोश्त पोस्त का बना हो तो इस बात का सवाल ही नहीं उठता कि उसकी रगों में सर्दी ने खून मुंजमद न कर दिया हो। लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से दोनों को चट्टान पर उतरते देखा था। हिरावल के कमांडर की तशवीश बढ़ने लगी थी। माजी का तजुर्बा ये बताने के लिए काफी था कि जहां ये लोग आ गए हैं वहां से तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक उनके जिस्मों में जिंदगी की रमक बाकी है। वो कायद ओपी पर हमला करने वाले दस्तों में शामिल था और स्याला महाज की वो जंग उसको आज 2 साल गुजरने के बाद भी अच्छी तरह याद थी। उसने बिला फौनला की लड़ाई तो नहीं देखी थी, लेकिन अपने उन दोस्तों से मिला जरूर था जो उस लड़ाई के बाद से अक्सर आर्मी अस्पतालों के मुस्तकिल मरीज बन गए थे। उन्होंने कमाऊं रेजिमेंट के उस जाट को बताया था कि हमलावर इंसान नहीं किसी और मखलूक से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने कस्में खाकर उसे बताया था कि जो बातें वो महाभारत में कौरवों और पांडवों से मुताल्लिक अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे थे वो उन्होंने अपनी आंखों से सच होते देखी थी। यही वजह थी कि उसे यकीन करना पड़ा और अब उसकी तशवीश में इजाफा होने लगा था। उसे बेहतरीन लड़ाका फोर्स के साथ पहाड़ की उस चोटी पर कब्जे का हुक्म देकर रवाना किया गया था और अब वो चोटी से बमुश्किल 40 मीटर की दूरी पर उस तूफान में फंस कर रह गए थे।